एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूरा मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। मतलब ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा ज्योग्राफी का 1 चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं, ख़त्म कर देंगे बिल्कुल भी। और आपको अभी ही सारे क्वेश्चंस इस वे में हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोगों को याद भी हो जाए। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वीडियो पे बने रहे। कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान से क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोतों का नाम लिखिए। जो परंपरागत ऊर्जा है उसके 2 स्रोत कौन है? तो क्या हो जाएगा? कोयला और पेट्रोलियम। परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत है कोयला और पेट्रोलियम। सेकेंड क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें। समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं हम? नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। थर्ड क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर कैसे करते हैं? जैव और अजैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार के हैं? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती हैं, पुराना जलोढ़ बांगर, नया जलोढ़ खादर। क्या होगा? पुराना जलोढ़ बांगर और नया जलोढ़ खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है? तो लाल मिट्टी की रचना ग्रेनाइट और नीस जैसी रवेदार चट्टानों से होती है। लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है? तो लाल मिट्टी की रचना ग्रेनाइट और नीस जैसी रवेदार चट्टानों से होती है। लोहे के यौगिकों की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहे के यौगिकों की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संसाधन? तो आर्थिक विकास के लिए मानव जिन साधनों का उपयोग करता है वे सभी संसाधन कहलाते हैं। जैसे वन हो गया, कल कारखाना हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या है? संसाधन है। अब संसाधन को भी हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जाती है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसको किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है। तो जैसे क्या क्या हो जाएगा? वन, भूमि, पर्वत, पठार आदि। अब मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण बताना है आपको, 4 उदाहरण। तो मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण क्या होगा? बांध, उद्योग, मशीन, मकान, ये सब क्या है? मानव निर्मित। ये सब किसने बनाया है? मानवों ने बनाया है। जिसको मानवों ने बनाया है वो क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा किस प्रकार बनती है? मृदा किस प्रकार बनती है? तो मृदा का अपरदन कई प्रकार से होता है। जैसे मृदा कैसे बनेगी? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, ज्वालामुखी उद्गारों से, जैविक कारणों, जंतुओं और पौधों की क्रियाओं से। एक सेकेंड, ये मृदा किस प्रकार बनती है का नहीं है, मृदा का अपरदन किस कारण से होता है ये हो गया है आपका। कि मृदा का अपरदन, ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये मृदा का अपरदन किस कारण से होता है, क्या क्या कारण है इसके, है ना। तो मृदा अपरदन के कई प्रकार होते हैं। मृदा अपरदन का क्या क्या प्रकार होता है? तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, ज्वालामुखी उद्गारों से,
जैविक कारण जैसे जंतुओं और पौधों की क्रियाओं से मृदा क्या होती है, अपर्दित होती है। जैसे अगर आप डॉगी लोगों को, कुत्तों को देखेंगे तो वो पैर से मिट्टी को इधर उधर खोदते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप कभी देखोगे कि बाढ़ आ गया तो भी मृदा एक जगह से कट करके दूसरी जगह चले जाते, इस प्रकार मृदा का क्या होता है, अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का अपरदन किस प्रकार होता है पूछा, तो मृदा का अपरदन प्रवाहित जल और पवन द्वारा होता है। मृदा अपरदन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों और पर्वतीय भागों में अधिक होता है। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे बाढ़ आया तो एक जगह की मिट्टी कट करके कहाँ चली गई, दूसरी जगह चली गई, तो इससे क्या हुआ, मृदा का अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, काली मिट्टी की दो विशेषताएं लिखे। काली मिट्टी की दो विशेषताएं क्या क्या है, तो काली मिट्टी की विशेषता है इस मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है, ये नमी को, जल को सोखने की क्षमता इसमें अधिक होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम कार्बोनेट और चूना इसके मुख्य पोषक तत्व है, ठीक है। इस मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है, पहला। दूसरा क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश, मैग्नीशियम कार्बोनेट और चूना इसके मुख्य क्या है, पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी की दो विशेषताएं बताएं। अब लेटेराइट मिट्टी की क्या विशेषताएं है, तो इसमें चूने और मैग्नीशियम का अंश कम होता है। लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है, चूना और मैग्नीशियम का अंश कम होता है। नाइट्रोजन की कमी और फास्फोरस एसिड की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या चीज़ की मात्रा अधिक होती है, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 1992 में ब्राजील के शहर में रियो डी जेनेरो में। कहां पे हुआ था, ये ब्राजील में हुआ था और जून 1992 में हुआ था, ठीक है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का उद्देश्य क्या था, तो विश्व में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का क्या ढूंढना, हल ढूंढना, इसका क्या था, उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्खात भूमि क्या है। उत्खात भूमि क्या है, बहता हुआ जल मिट्टी को काटते हुए गहरी नालियां बना लेता है जिन्हें अवनालिकाओं के नाम से जाना जाता है। ऐसी भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती, अतः इसे उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। उत्खात भूमि क्या है, तो बहता हुआ जो जल है वो मिट्टी को काटते हुए क्या करता है, गहरी नालियां बना लेता है जिन्हें क्या कहते हैं, अवनालिका के नाम से जाना जाता है। ऐसी भूमि जो है कृषि योग्य नहीं रह जाती, अतः इसे उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 16 नंबर, 3 राज्यों के नाम बताए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। 3 राज्यों का नाम बताना है जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है। वो 3 राज्य कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 2 का नाम म से, 1 का नाम ग से। ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र, म से मध्य प्रदेश। और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ऐसी मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी संरक्षण के किन्हीं 2 उपाय को बताएं। मिट्टी के संरक्षण के उपाय को बताना। 2 उपाय पूछा, यहाँ पे देखिए 4 उपाय लिखा हुआ है, चार उपाय है लिखा हुआ, तो आप इसमें से कोई भी 2 याद कर सकते हैं। तो मिट्टी संरक्षण का 2 उपाय क्या है, ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना, सघन वृक्षारोपण करना जिससे वायु का प्रवाह कम हो, अतिचारण को नियंत्रित करना और पानी के बहाव को रोकना। ठीक है, कोई भी 2 आप इसमें से याद करके लिख सकते हैं। मिट्टी संरक्षण के लिए क्या क्या होगा, पानी के बहाव को रोकना, अतिचारण को नियंत्रित करना, ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना, सघन वृक्षारोपण करना जिससे वायु का प्रवाह कम हो। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? तो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इन सब की पूर्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। संसाधन मानव जीवन को क्या करते हैं? सुखद और सरल बनाते हैं। आज संसाधन किसी देश की प्रगति के सूचक माने जाते हैं। इस प्रकार संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ठीक है, तो हमें जीवित रहने के लिए हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मतलब पूरा होना चाहिए ना, जीवित तभी रह सकते हैं ना। तो भोजन, वस्त्र, आवास, इन सब की पूर्ति के लिए क्या होता है? संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और संसाधन क्या करता है? मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। ठीक है, तो आज संसाधन किसी देश की प्रकृति के सूचक भी माना जाता है, तो इसीलिए संसाधन जो है मानव के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट हम लघु क्वेश्चन की तरफ, मतलब दीर्घ जो क्वेश्चन होता है आपका दीर्घ लघु, वो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 1961 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? ठीक है, अब पहले तो भूमि प्रारूप का वर्णन है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर, जिसका 93% भाग का ही भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। विवरण निम्न है। अब देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि की जाती है। यदि इसमें परती भूमि को भी शामिल कर लिया जाए तो यह बढ़कर लगभग 54% हो जाएगी। वनों के अंतर्गत भूमि का हिस्सा लगभग 22% है, जो कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक 33% से काफ़ी कम है। हमें अगर संतुलित हर चीज़ रहेगा तो उसके लिए कितना चाहिए? 33% चाहिए, लेकिन है कितना? 22% ही है वन हिस्सा। ठीक है, हमारे देश में 4% चरगाहा भूमि है। यद्यपि भारत में पशुओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, अतः पशु संख्या के अनुपात में चरगाह भूमि क्या है? कम है, चारागाह भूमि कम है। नेक्स्ट है आपका, लगभग 6.2% भूमि बंजर भूमि है, जो कृषि के लिए अयोग्य है। कितना भूमि बंजर है? 6.2%। ये जो जितना परसेंट हिसाब से जितना लिखा हुआ है ना, ये सबको याद कीजिएगा कि कितना परसेंट कौन सा भूमि है। लगभग 6.2% जो है बंजर भूमि है हमारे यहाँ पे, जो कि कृषि योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त शेष भूमि गैर कृषि कार्य जैसे बस्तियाँ, नगर, नदी, तालाब, सड़क, रेल मार्ग, मंदिर, मस्जिद इत्यादि के अंतर्गत उपयोग में आती है। जो भी शेष बच रहा है वो भूमि किसके किसके काम में आता? कोई नगर है, कहीं पे बस्ती है, कहीं पे नदी है, कहीं पे तालाब है, इसके उपयोग में आती है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ पूछा है। तो वर्ष 1960-61 से वनों के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि न होने का क्या कारण है? भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण अतिरिक्त जनसंख्या के भरण पोषण के लिए भूमि का उपयोग किया जा रहा है। करेक्ट बात है, जनसंख्या जो है वो बढ़ते जा रही है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है भारत में, तो उसके लिए क्या चीज़ का ज़रूरत है? भूमि की ज़रूरत है ना भाई, कहाँ रहेंगे लोग? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? भूमि का उपयोग किया जा रहा है, लोग रह रहे हैं, मकान बना रहे हैं, पेड़ पौधों को काट करके वहाँ पे क्या बन जा रहा है? मकान, बिल्डिंग। वनों की अंधाधुंध कटाई हुई है तथा अपेक्षाकृत नए पेड़ कम लगाए गए हैं। करेक्ट बात है, वनों को काट दिया गया है, पेड़ों को काट दिया गया है, बट उसके जगह पे नया पेड़ जो है बहुत ही कम मात्रा में लगाए गए हैं। उद्योगों का विस्तार, खनन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के कारण वनों का ह्रास हुआ है। उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो रहा है, खनन हो रहा है, और बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है उसके कारण क्या हो गया है? वनों की कटाई की गई है। नगरों, बस्तियों, सड़कों एवं रेल मार्ग के विस्तार के कारण भी वन क्षेत्र के विस्तार में कमी आई है। नगर भी बना है, बस्ती भी बन गए हैं, मतलब बस्ती भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और सड़क और रेल मार्ग, देखोगे रेल मार्ग बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? अगर कहीं पे पेड़ पौधे लगे हुए उसको काट के गिरा देते हैं, तो सड़क और
रेल मार्ग के विस्तार के लिए, मतलब ज़्यादा जगह को विस्तारित करने के लिए भी वन क्षेत्र को क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। तो इसी के लिए, मतलब इसीलिए जो है वन क्षेत्र में जो है वृद्धि नहीं हुई है। ये सब इसका कारण है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या है? आपको इसकी विशेषताएं बताना है। तो पहले तो क्या, कौन सी मृदा पाई जाती है पूर्वी तट की डेल्टाओं पर? तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। जलोढ़ मिट्टी सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है और काफ़ी उपजाऊ होती है, सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है, यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है जो देश के एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, इसका 3 महत्वपूर्ण विशेषता आपको पता चल गया क्या क्या है। तो ये नदी के द्वारा लाया गया है। दूसरा है, ये सभी प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त है और बहुत उपजाऊ होती है। तीसरा है, यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है और देश के एक विस्तृत क्षेत्र में ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? तो प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधन का कैसे अधिक उपयोग हुआ है? तो देखिए, संसाधनों का अधिक उपयोग प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की क्या हुई है, आवश्यकता पड़ी है। संसाधनों की उपलब्धता अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकती जब तक कि उसे उपयोग में लाने लायक प्रौद्योगिकी अथवा कौशल का विकास नहीं किया जाए। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, संसाधनों का दोहन भारी पैमानों पर किया जाने लगा। भारी पैमाने पर किया जाने लगा ना। अब देखो, पेड़ पौधे, अभी जैसे कि ज़्यादा हम लोग, पहले जो था लोग पैदल चल के एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, रेलवे लाइन नहीं होता था। अब क्या हुआ है, रेलवे लाइन बन गया है। तो बनाने के लिए क्या किया है, भूमि का दहन हो रहा है ना, तब भूमि को यूज़ किया जा रहा है ना। वहाँ पे पेड़ पौधों की कटाई कर दे रही। जहाँ पे पेड़ पौधे थे, मान लीजिए वो ऐसी जगह थी, वन था, उस जगह को काट करके क्या कर दिया उन लोगों ने, रेलवे वालों ने ट्रैक बना दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, भूमि का क्या हुआ, क्या हो रहा है, भारी पैमाने पर उसका दोहन हो रहा है ना। नेक्स्ट है, जितना अधिक संसाधनों का दोहन हुआ, आर्थिक विकास भी उतना आगे बढ़ा। अब देखिए, देश में जितना दोहन हो रहा है, विकास भी तो हो रहा है। अभी अगर आप बोलेंगे पहले गांव में सारी सुविधाएं नहीं थी, पहले गांव में रेलवे लाइन नहीं था, मतलब लाइन जो होता है, रेलवे का ट्रैक जो होता वो नहीं था। बट उस वक्त क्या था, वन बहुत अधिक थे क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे थे। अब जो है रेलवे का ट्रैक बन गया, वहाँ से ज़मीन का क्या हुआ, दोहन हुआ, पेड़ पौधे कट गए। तो इससे आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक विकास तो हुआ कि अब लोगों को सुविधा हो गई, लोग अब ट्रेन से आने जाने लगे हैं, प्लेटफॉर्म बन गया भाई, ट्रेन बन गया, लेकिन उससे दोहन भी क्या हुआ है। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल में संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि साम्राज्यवादी देशों ने अपने उच्च प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का दोहन किया। इससे साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, भले ही इसका लाभ उपनिवेशों को प्राप्त नहीं हुआ। तो औपनिवेशिक काल में भी संसाधनों का बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर क्या हुआ था, दोहन हुआ था, क्योंकि उच्च प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का दोहन किया गया था ताकि देशों की आर्थिक स्थिति क्या हो सके, सुधर सके। अभी जैसे देख लीजिए, कहते हैं कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी आप लोगों को चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक नज़र आएगा और हम लोग खुद भी प्लास्टिक के आदी हो गए। तो हम लोग खुद जो है क्या कर रहे हैं, अपने आप जो है हम लोग मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक का यूज़, प्लास्टिक में अगर कोई गर्म पदार्थ आप रखते हो तो वो सही नहीं है। ज़्यादा देर तक आप प्लास्टिक में कोई भी गर्म चीज़ रखते हो तो वो सेहत के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। बट यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लास्टिक का
मतलब यूज़ लोग कर ही रहे हैं और लोग खुद ही क्या कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, मतलब लोग एक तरीके से मतलब सुविधा देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इसी की वजह से क्या हो रहा है, हानि भी हमें हो रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, संसाधनों के संरक्षण क्यों आवश्यक है, कारण दे। संसाधनों का संरक्षण जो है वो क्यों ज़रूरी है, इसके लिए कारण देना है। तो यहाँ पे देखिए, जनसंख्या की वृद्धि और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का निरंतर उपयोग हुआ है। यदि उपभोग की यही गति रही तो एक दिन आर्थिक विकास रुक जाएगा और मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अतः संसाधनों का संरक्षण अनिवार्य हो गया है। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो इस कारण से है, मानव आवास के कारण बसे प्रदेशों में भूमि दुर्लभ हो गई है। कृषि के लिए उपयोगी भूमि पर मकान बन गए हैं, जैसा मैंने अभी बताया, लोग पेड़ पौधे काट करके मकान, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, फ्लैट्स बना रहे हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध भूमि का योजनाबद्ध उपयोग किया जाए। भूमिगत जल के निरंतर उपयोग से जल स्तर नीचे हो गया है, इससे कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए भूमिगत जल का संरक्षण आवश्यक हो गया है। वनों का निरंतर कटाई से वातावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। यदि वनों के संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदूषण इतना अधिक बढ़ जाएगा कि मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। करेक्ट बात है। हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, और वही पेड़ पौधे हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो जब हम वही पेड़ पौधे को काट रहे हैं, जिस पेड़ पौधों से हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये खतरे का कारण है, खतरे की घंटी बज चुकी है। इसीलिए कहते हैं कि अपने अपने घरों पे, गमलों पे भी छोटे छोटे पौधे लगाइए, या फिर आप अपने जहाँ पे आप घर बना रहे हैं वहाँ पे एक जगह रखिए जहाँ पे आप पेड़ पौधे लगा सके। थोड़ा सा आप बगीचा जैसा छोड़ दीजिए जहाँ पे आप आम का पेड़, अमरूद का पेड़, कोई भी पेड़ आप लगा सके। ठीक है। खनिज संसाधनों तथा शक्ति संसाधनों के बिना कारखाने लगाना और चलाना असंभव हो जाएगा। इसीलिए खनिज संसाधनों का उपयोग बड़ी सूझबूझ से करना चाहिए। जो भी चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, बचत करके करना चाहिए, अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है। मृदा का क्यों संरक्षण आवश्यक है, तो मृदा बहुमूल्य संसाधन है। मृदा एक क्या है, बहुमूल्य संसाधन है। हमारे भरण पोषण का यह सर्व प्रमुख संसाधन है। हमारे भरण पोषण का क्या है, सर्व प्रमुख संसाधन है, क्योंकि इसी मृदा में क्या होता है, हमारे खाने के लिए धान उपजता है, चावल उपजता है, सब्जियां उपजती है। तो ये मृदा जो है एक बहुमूल्य संसाधन है। समस्त वनस्पति जगत मृदा पर निर्भर है और वनस्पति जगत पर प्राणी जगत निर्भर है। हम लोग किस पे निर्भर है, प्राणी जगत, वनस्पति जगत पे। आज भारत के विभिन्न भागों में मृदा से संबंधित अनेक समस्याएं पैदा हो गई है, जिनसे उनकी उपजाऊ क्षमता निरंतर कम होती जा रही है। जल, पवन तथा हिम प्रवाह के द्वारा मृदा के कट जाने से अथवा बह जाने से भूमि कृषि के लिए बेकार हो जाती है। क्या हो जा रहा है, जो मृदा जो कट जा रही है, इससे भूमि जो है वो कृषि लायक नहीं बच रही है। लगातार एक ही फसल के उगाने से मृदा में मौजूद कुछ विशेष तत्वों का समापन हो जाता है, जिससे मृदा कम उपजाऊ हो जाती है। लगातार अगर हम एक ही फसल उगाएंगे, इसलिए बोलता है कि अलग अलग फसल उगाइए, चना उगाइए, कभी गेहूँ उगाइए, बैगन लगा दीजिए, टमाटर लगा दीजिए। तो अगर हम एक ही फसल को उगाएंगे मृदा पर ना, तो सभी तत्वों का क्या हो जाएगा, विशेष तत्वों का समापन हो जा रहा है, और जिससे मृदा जो उपजाऊ होती है वो कम उपजाऊ हो जा रही है। नेक्स्ट है, रासायनिक उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग तथा सिंचाई की अधिकता कालांतर में मृदा को बेकार कर देती है। अतः मृदा के विषय में गहन अध्ययन, विशेष देखरेख व सावधानी की आवश्यकता है। मृदा के संरक्षण के विभिन्न उपायों पर बल देना अति आवश्यक है। क्या है कि रासायनिक उर्वरकों का जो अभी यूज़ किया जा रहा है और सिंचाई की अधिकता कालांतर में
मृदा को बेकार कर दे रही है ये सब चीज़ें। अतः मृदा के विषय में गहन अध्ययन, विशेष देखरेख और सावधानी क्या करनी चाहिए, सावधानी की आवश्यकता है हमें। तो यही सब रीज़न है जिसके कारण मृदा का जो संरक्षण है उसका आवश्यक है। वो क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जो समस्त प्राणी जाति है वो वनस्पति पर ही निर्भर है। अगर हम मृदा को नहीं बचाते हैं, नहीं उसका संरक्षण करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में हमारे लिए। क्योंकि अगर मृदा जो है वो मतलब क्या बोले, उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी तो वहाँ हम लोग मृदा में क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज़, अनाज, कुछ भी वनस्पति जाति हम लोग कुछ भी उपज मतलब वहाँ पे नहीं उपजेगा, तो फिर हम खाएंगे क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए मृदा का संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने जाने चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको आया है पहले। तो ये क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा की रोकथाम के लिए, अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। पहला तो है वन रोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ों के लगाने से अपरदन की प्रक्रिया को रोकी जा सकती है। कैसे, तो पेड़ का जो जड़ होता है ना वो मिट्टी को क्या करती है, बांधे रखती है, जिससे अगर बाढ़ भी होगा तो पानी आएगा, बारिश होगा, बाढ़ होगा तो भी मिट्टी कट कर ज़्यादा नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो जो है ना जड़ उसको बांधे रखेगी। ठीक है, इसीलिए वन रोपण और काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाने से अपरदन की प्रक्रिया को हम रोक सकते हैं। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। वायु अपरदन को भी हम लोग रोक सकते हैं। हवा चलता है तो भी मिट्टी कट के जाती है ना एक जगह से दूसरी जगह, आंधी आएगी तो। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। इससे जल प्रवाह का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, पहला देखा कि वन रोपण और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर जो है हम पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। दूसरा क्या है, सीढ़ीदार खेती करके भी हम पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट होगा, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मिट्टी रोध बांध अवनलिकाओं के फैलाव को रोक सकते हैं। तो बांध बनाने से भी मिट्टी का अपरदन क्या होगा, रुकेगा। नेक्स्ट है, भूमि संरक्षण के लिए आवश्यक है कि वहाँ हो रहे मिट्टी के अपरदन प्रसार को पहचान कर उसकी रोक के लिए उपयुक्त ढंग अपनाया जाए। ठीक है, मतलब हम लोग को रोकने के लिए उसको मतलब मिट्टी के जो अपरदन है उसको पहचान करना पड़ेगा, किस तरह कहाँ पे अपरदन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो उसको हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए जो भी आवश्यक है वो नीति अपनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को रोकने का एक अन्य साधन भी है, पशुओं द्वारा चराई और विशेषकर पहाड़ी भागों में सीमा से अधिक ना हो। पशु जो घास वगैरह चरते हैं, जैसे एक बकरी है वो घास चरेगी तो घास वगैरह की जो चराई होती है उस पर रोक करनी चाहिए, जिससे भी क्या हो सकता है, मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसाधन नियोजन क्या है, भारत में संसाधन नियोजन के सोपानों का विवरण दें। संसाधन नियोजन क्या है, तो संसाधनों के योजनाबद्ध तथा न्याय संगत उपयोग को संसाधन नियोजन के नाम से जाना जाता है। संसाधनों का नियोजन निम्नांकित दो कारणों से आवश्यक है। संसाधनों की मात्रा सीमित है और संसाधनों का वितरण असमान है। क्यों आवश्यक है कि हम संसाधनों का नियोजन करें, क्योंकि संसाधन की जो मात्रा है वो सीमित मात्रा है, हम ज़्यादा नहीं उसको यूज़ करेंगे तो फिर बाद में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और संसाधनों का वितरण जो है वो क्या है, असमान है। यहाँ पे देखते हैं, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें निम्नांकित सोपान है। तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है।
नेक्स्ट है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन का विकास योजनाएं जो है लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होगा। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में क्या स्थापित करना? समन्वय स्थापित करना। ठीक है, ये सब सोपान है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? भूमि क्षरण के 4 कारकों की व्याख्या करें। तो भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से मृदा की उर्वरा शक्ति या उपजाऊपन में लगातार होने वाले कमी को भूमि क्षरण या भूमि निम्नीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से मृदा की जो उर्वरा शक्ति या उपजाऊपन में लगातार जो कमी हो रही है, ठीक है, तो उसी को भूमि क्षरण या भूमि निम्नीकरण के नाम से हम जानते हैं। तो भूमि क्षरण के क्या कारण हैं? तो भूमि अपरदन। भूमि अपरदन भूमि क्षरण का एक प्रमुख कारण है। पवन, जल तथा हिमनद आदि भूमि की ऊपरी परत को नष्ट कर देते हैं, जिसे भूमि अपरदन के नाम से जाना जाता है। इसे मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा? भूमि प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल तथा कूड़ा करकट के एक ही स्थान पर लंबे समय तक पड़े रहने के कारण भूमि के आवश्यक तत्व क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं तथा भूमि उपयोग के लायक नहीं रह जाती। इसे भूमि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। मतलब मान लो कल कारखाने से जो उद्योगों से जो प्रदूषित जल हो रहा है, कूड़ा करकट जो प्लास्टिक वगैरह जो होता है, लंबे समय पर अगर एक जगह पर रह जाए तो वो क्या करेगा? भूमि के जो आवश्यक तत्व होते हैं उसको वो क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, जिससे भूमि उपयोग में नहीं रहती है, उपयोग लायक नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोषपूर्ण कृषि पद्धति। दोषपूर्ण कृषि पद्धति का मतलब एक ही भूमि पर अनेक फसलों के उत्पादन से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक ही भूमि पर अगर अनेक फसलों के उत्पादन से क्या होगी? उर्वरा शक्ति मिट्टी की कम हो जाती है। तो ये दोषपूर्ण कृषि पद्धति में आया। नेक्स्ट है पशुचारण तथा वनों का कटाई। तो पशुचारण द्वारा अति चराई तथा वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण भूमि का क्षरण होता है, अर्थात उसकी उपजाऊ शक्ति क्या होती है? कम हो जाती है। अब क्या है? उद्योग धंधे। तो सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर की पिसाई, क्रेशर द्वारा चट्टानों की तुड़ाई तथा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योगों से भी भारी मात्रा में धूल उड़कर खेतों में जमा हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी के जो उपजाऊपन में जो होती है वो कमी आ जाती है। तो ये सब रीजंस हैं, आप पॉइंट बस याद कर लीजिए और उसके अंदर जो आप लोगों को मतलब ध्यान में रख लीजिए कि इसके अंदर हम क्या मतलब भरेंगे, क्या फिल करेंगे, तो आप उस हिसाब से उसको लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे ही करते थे, पॉइंट याद रख लेते थे। ठीक है, पॉइंट आप याद रखिए, उद्योग धंधे, पशुचारण तथा वनों की कटाई, ये सब पॉइंट याद कर लेना है। दोषपूर्ण कृषि पद्धति, भूमि प्रदूषण, भूमि अपरदन। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मृदा अपरदन या भूक्षरण को रोकने का उपाय बताना है। तो क्या होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करने से भूमि क्षरण की मात्रा को कम किया जा सकता है। मरुस्थलीय भाग के चारों ओर वृक्ष लगाकर भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे पौधे तथा घास आदि लगाकर भूमि क्षरण को हम रोक सकते हैं। एक ही भूमि पर बदल बदल कर विभिन्न फसलों की खेती से भी भूमि क्षरण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। औद्योगिक इकाइयों में स्क्रबर यंत्र का प्रयोग करने से धूल खेतों में जमा नहीं होगी तथा भूक्षरण कम हो जाएगा। तो किसका उपयोग करना चाहिए? स्क्रबर यंत्र का। ठीक है, इससे भी हम भूमि का मृदा का क्षरण को रोक सकते हैं। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल को बाहर निकालने के लिए पृथककारी छन्ना का प्रयोग कर भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। वो छन्नी वगैरह का प्रयोग करके, जैसे फिल्टर में पानी को फिल्टर करके पिया जाता है, उसी तरीके से जो उद्योग से जो गंदा पानी निकल रहा है
उसको अगर छान करके बाहर मतलब छन्नी का उपयोग किया जाए, छान दिया जाए, तो भूमि का क्षरण रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के मुख्य विशेषताओं को लिखें। जलोढ़ मृदा का क्या विशेषता है? तो जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं क्या होती है? अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो जलोढ़ मृदा जो है बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ इसमें क्या पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है ये, जो गन्ना, चावल और गेहूं फसल जैसे दलहन फसल जो है उसकी खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करें और उसका वर्णन करें, या फिर भारत में जलोढ़ और काली मृदाओं के वितरण संक्षेप में लिखें। ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, भारत जैसे विशाल देश में कई प्रकार की मृदाएं पाई जाती, जैसे लेटेराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा आदि। तो जलोढ़ मृदा अभी हमने पढ़ा, जलोढ़ मृदा देश के एक बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। यह मुख्यतः उत्तरी मैदानों, तटीय मैदानों तथा छत्तीसगढ़ बेसिन में विशेष रूप से मिलती है। यह मृदा बहुत अधिक उर्वर होने के कारण कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। यह मृदा निरंतर चलने वाली नदियों द्वारा लाए गए माल मसाले से बनती है। ऐसी मृदा सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियों की घाटियों में अधिकतर मिलती है। उत्तरी मैदान की जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। उत्तरी मैदान की जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? बांगर और खादर। पहले भी बताया कि बांगर मृदा मतलब जो पुरानी होती है, खादर मतलब जो नई होती है। ठीक है, अब जलोढ़ मृदा का हो गया। अब है काली मृदा। काली, यह लावा के फैलाव से बनी हुई है। काली मृदा जो है लावा के फैलाव से बनी हुई है। इसका रंग काला होता है। काली मृदा जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, काठियावाड़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। काली मृदा को रेगड़ मृदा भी कहते हैं। कहीं ये मृदा गहरी और कहीं कम गहरी होती है। यह मृदा काफ़ी उर्वरा होती है और कपास की खेती के लिए विशेषता उपयोगी होती है। इस मृदा में दालों आदि का उत्पादन उत्तम होता है। काली मृदा में किस चीज़ का उत्पादन अधिक मतलब अच्छे से होता है? दाल का। ठीक है, नेक्स्ट है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा क्या है? तो इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होती है, लाल और पीली मृदा में, इसीलिए इसका रंग लाल होता है। यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। इसका विकास पठारों पर पाए जाने वाले शैलों से जलवाष्प परिवर्तनों के प्रभाव से होता है। यह मृदा उर्वरक होती है और कृषि योग्य होती है। निम्न भागों में लाल मृदा पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे कहाँ कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में पाई जाती है ना। अब है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा मुख्यतः दक्कन की पहाड़ियों, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, असम व मेघालय के कुछ भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा का निर्माण अधिक वर्षा होने वाली तीव्र निछालन क्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। यह मृदा की धरातल पर पड़ी लाल परत सी दिखाई पड़ती है और कृषि के योग्य ना होने के कारण इसे वन रोपण के लिए अधिक उपयोग माना जाता है। ये कृषि के लिए उतना काम नहीं आता, इसलिए इसको वन रोपण के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस मृदा के क्षेत्रों में यूकेलिप्टस, काजू तथा अनेक पेड़ों के वन लगाए गए हैं। क्या क्या लगाए जाते हैं? यूकेलिप्टस, काजू। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतीय वन्य मृदा। ये कौन सी मृदा है? तो इस प्रकार की मृदाएं प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसी मृदाएं वनस्पति और जैविक अंशों के एकत्रित होने से बनती है।
वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। इस प्रकार की मिट्टियों का विस्तार पहाड़ी राज्यों विशेषकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, पूर्वी क्षेत्रीय अरुणाचल प्रदेश एवं मेघालय में देखा जा सकता है। इस प्रकार की मृदा को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? तो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पूर्वी क्षेत्र में पर्वतीय व वन्य मृदा को। अब है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाएगा? तो ऐसी मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसी मृदा में रेत के कण अधिक होते हैं, इसलिए यह उतनी उपजाऊ नहीं होती है। मरुस्थलीय मृदा उतनी उपजाऊ नहीं होती क्योंकि इसमें क्या होता है? रेत के कण पाए जाते हैं। परंतु सिंचाई की सुविधा मिल जाने से इन मृदाओं का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में किया जा रहा है। मरुस्थलीय मृदाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के एक विस्तृत क्षेत्रों में मिलती है। हो गया, आपने देख लिया मृदा के प्रकार, कौन कौन से मृदा जो है हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। इंपॉर्टेंट है। खादर जो है, गंगा के मैदान में नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। गंगा के मैदान में जो नई जलोढ़ होती है उसको खादर कहते हैं। गंगा के मैदान में पुरानी जो जलोढ़ होती है उसको क्या कहते हैं? बांगर। बताया मैंने कि पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। बाढ़ के समय नदी का पानी सारे क्षेत्र में फैल जाता तथा नई जलोढ़ की परत जम जाती है। जब बाढ़ आता है तो नदी का पानी क्या होता है? सारे क्षेत्र में फैल जाता है और वहाँ पे एक परत जम जाती है, उसी को क्या कहते हैं? जलोढ़। उसी को क्या कहते हैं? खादर। दूसरा है, निरंतर जलोढ़ के जमने से यह निक्षेप चबूतरा जैसा ऊंचा हो जाता है और बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि पुराना हो जाता है ना। यह अधिक उपजाऊ होती है या कम उपजाऊ होती है? ठीक है। नेक्स्ट है, यह बाढ़ के मैदान का अभिन्न अंग है। यह बाढ़ के मैदान से अलग ऊंचा भूखंड है। ठीक है। क्या क्या इसका अंतर है दोनों में? तो ये गंगा के मैदान में नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी की ही ना दो भाग में बांटा गया है, खादर और बांगर। तो ये जो नई जलोढ़ पाया जाता है उसको खादर कहते हैं, जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर कहते हैं। तो बाढ़ के समय नदी का पानी सारे क्षेत्र में फैल जाता तो नई जलोढ़ की परत जम जाती है और निरंतर जलोढ़ के जमने से एक निक्षेप चबूतरा जैसा ऊंचा हो जाता है और बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। खादर मिट्टी जो है वो अधिक उपजाऊ होती है, बांगर मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ होती है और ये बाढ़ के मैदान का अभिन्न अंग होता है खादर, और बांगर जो होता है यह बाढ़ के मैदान से अलग ऊंचा भूखंड होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किए, ये पूरा चैप्टर जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया। जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार में अच्छे से नहीं लर्न हो रहा है, आप उसको दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा अच्छे से याद कर लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यही कहूँगी कि अच्छे से इनको रिवीजन कीजिए। आपको पीडीएफ जो है मेरे चैनल पे मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर ले, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।